नमस्कार। इससे पहले कि मैं अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखूं, एक स्पष्ट कर दूं कि मैं हिंदी में आपसे बातचीत करूंगा। ठीक है? कहीं-कहीं पे बीच में आंग्ल भाषा का प्रयोग होगा। मेरी पूरी स्लाइड्स अंग्रेजी में होगी, ये भी बता दूं। मैंने सोचा था कि इसको हिंदी रूपांतरण करूंगा और फिर आपके समक्ष आऊंगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, अब जो है, जैसे है, जिस रूप में है, वो वैसे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्या लगता है आपको, आप सभी शिक्षक बनेंगे भविष्य में, सुनना और सुनाने के बीच में क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति बताइए। भाई, शिक्षक सुनाता है और छात्र को सुनना पड़ता है। आसान और मुश्किल के बीच में क्या होता है? अगर ये प्रश्न इतना आसान होता तो मैं आपसे नहीं पूछता। आप पूरी दुनिया में पूछेगा कि मुश्किल और आसान के बीच में क्या है, मध्यम सही उत्तर नहीं है, औसत भी उत्तर नहीं है। आज रात आप सोचेंगे, कल फिर जब मैं आपसे मिलूंगा तो इसका उत्तर आप ढूंढेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं सुनाऊं कम, आपसे सुनूं ज़्यादा। तो अब आप तैयार हैं सुनाने के लिए? क्योंकि अब तक आप सुनते रहे। मैं पहला सेशन बहुत मज़ेदार थे, सभी सेशन बहुत मज़ेदार थे, क्योंकि जिन जिन विद्वानों को बुलाया गया, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, ये लोग अपनी अपनी फील्ड में एक छाप छोड़ चुके हैं। देखिए, इस संस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है मेरे जीवन में भी। एक बात और बता दूं, मैं मूलतः गणित का विद्यार्थी हूं, यानी मेरी पहली मास्टर डिग्री जो है वो मैथमेटिक्स में है। फिर मैं शिक्षा शास्त्र का विद्यार्थी बना, जिसमें बैचलर, मास्टर, एमफिल, पीएचडी जो सुबह कहा गया, सब दिल्ली विश्वविद्यालय में और एक ही कैंपस में 10 वर्ष बिताया है मैंने। और उस 10 वर्ष में 6 वर्ष सिर्फ न्याय शास्त्र का अध्ययन किया है। और उसका टॉपिक था, मेरा पीएचडी का टॉपिक था एपिस्टेमोलॉजिकल इंपोर्ट ऑफ न्याय फिलॉसफी, यानी न्याय शास्त्र में जो ज्ञान मीमांसा है उसको आयातित करना। तो यानी उस विश्वविद्यालय के उस विभाग में जो भी वक्त गुजारा, आधा से ज़्यादा सिर्फ एक विषय को समझने के लिए और जानने के लिए। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि चाहे आज मैं गणित की बात करूं, या शिक्षा की बात करूं, या शोध की बात करूं, या तकनीक की बात करूं, या जीवन की बात करूं, सब में एक तार्किक विचार को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लायक न्यायशास्त्र ने मुझे बनाया है। खुद पुस्तकों का सहारा लेके, चाहे वो हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, खुद पढ़ा, क्योंकि न्याय शास्त्र को नहीं जानना था मुझे न्याय शास्त्र के अंतर्गत जो ज्ञान मीमांसा है उसे समझना था। और इसलिए आज एक प्रश्न करता हूं आपके समक्ष भी और सबके समक्ष भी। इन टुडेज टाइम, epistemologists and theorists are not worried about what is knowledge. They are more worried about what do I know which I know. How do I know what I know? Or how do I know that I know this? उदाहरण के तौर पे, अगर मुझसे कोई पूछता है कि अच्छा, आपको समुच्चय की परिभाषा से आप परिचित है क्या, व्हाट इज द सेट थियरी, तो मैं एक झटके में कहता हूं, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सामने वाला कहता, अरे पता है इनको। लेकिन जब अपने आप से पूछता हूं कि क्या मुझे सच में पता है, और पता है तो मुझे ये कैसे पता है कि यह मुझे पता है? हाउ डू आई नो व्हाट आई नो? और आज पूरी दुनिया में जो एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं, वो नहीं कि जो अपने संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में या दर्शन में जो है उस पर नहीं, पूरी दुनिया के दार्शनिक जो हैं, जो थियरी ऑफ नॉलेज पे काम कर रहे हैं,
उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हो सकता है सिर्फ स्मृति पे आधारित हो। जानना, इसका फलक बहुत व्यापक है। तो वो क्या है? तो अब सवाल उठता है कि अगर हम उस स्तर पे पहुंचना चाहते हैं तो मेरी शिक्षा कैसी हो और उसमें किस प्रकार का हम शोध करें जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित हो। लोग आजकल आईकेएस कहते हैं, हम उसको आईकेएस कहना नहीं पसंद करते हैं। मैं उसको भारतीय ज्ञान परंपरा या इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन कहता हूं। अब जो लोग नहीं समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है और ट्रेडिशन क्या होता है, तंत्र जब बनता है तो क्लोज्ड हो जाता है। जैसे आपके अंदर भी एक तंत्र है। कौन सा तंत्र? रक्त, हाँ, तंत्रिका तंत्र है जो यहां है, और एक तंत्र है जो यहां से लेके यहां तक कनेक्ट करता है। ब्लड यहां ना पहुंचे तो ये डेड हो जाएगा। ब्लड यहां नहीं पहुंचता है तो हाथ सुन्न हो जाता है। बहुत देर तक नीचे बैठे रहते हैं तो पैर सुन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि खून नहीं पहुंचता है। तो उसका एक तंत्र है। वो ओपन है या क्लोज्ड? इसलिए मेरा मानना है कि हम इसको ऐसा ना कहें तो बेहतर है, क्योंकि मैं पहले कह दिया, मैं गणित का छात्र हूं, मैं तर्कों से प्रश्न को खड़े करता हूं। लेकिन ठीक है, सबने मान लिया तो मान लिया, हम भी मान लेते हैं, लेकिन प्रश्न करेंगे, क्योंकि यूनेस्को की एक डॉक्यूमेंट है, स्किल्स नीडेड टू लिव इन 21st सेंचुरी, कि किस प्रकार की कौशल की आवश्यकता है आज मनुष्य को जीने के लिए। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है क्रिटिकल थिंकिंग। किसका आता है? और भारतीय ज्ञान परंपरा में जो क्रिटिकलिटी का उदाहरण है वो शायद ही दुनिया में कहीं है। आपके यहाँ नहीं, बहुत जगह मैं ये बात कह चुका हूं। अब अपनी बात शुरू करने से पहले इस संस्थान का क्या कंट्रीब्यूशन है मेरे जीवन में, तो आपको बताया कि मैं किसी विद्यालय महाविद्यालय में तो न्याय शास्त्र पढ़ा नहीं, सीधा पीएचडी करने गया और पूरी ज्ञान मीमांसा को समझना चाहता था कि न्याय शास्त्र में जो पुस्तकें हैं उनमें कैसे कैसे कहा गया, क्या कहा गया, किस रूप से कहा गया। अब ये भी पॉसिबल नहीं, एक जीवन छोटा है कि केवल ज्ञान मीमांसा की परंपरा को न्याय शास्त्र में समझना। ये समझ में तब आया जब अब उसके बारे में सोचते हैं, पीएचडी तक नहीं समझ में आया। तो 25 वर्ष पहले किया मैंने, 30 वर्ष पहले किया। तो मैं ऐसे ही घूमता रहता था। तो मैं यहां भी आया था, उस समय ये गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता था, और रुका था मैं कहीं पे, और रुकता था। और अभी मैंने प्रोफेसर देवदत्त जी से शेयर किया, यहीं पे पंडित जी की चाट भी खाता था शाम को। आप ही की तरह छात्र था, शाम को जब लौटता था। आप लोग भी खाते हुए जाइएगा। कितने लोग नहीं है प्रयागराज के, हाथ खड़े करिए, जो प्रॉपर प्रयागराज है, वाह, फिर खाते जाइएगा। और ज़्यादा अच्छी चर्चा होती है जब कुछ कुछ खा रहे होते हैं, वहाँ खड़े होकर जब करिएगा। ये बात सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के उसमें जाएंगे तो कक्षा के अंदर 1 घंटे की बातचीत होती है, और बाहर जब निकलते हैं और कोई छात्र पूछ लिया और प्रोफेसर अगर खाली है, अपने चैम्बर में सीधा चला गया तो आपसे बात नहीं करेगा। अगर टाइम उसने कहीं अपॉइंटमेंट दिया हुआ है तो सीधा अपने चैम्बर में चला गया, तो उसके चैम्बर में भी बिना अपॉइंटमेंट के आप एंटर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो चले जाते होंगे गुरुजी, नहीं, प्रोफेसर के बाद ऐसे नहीं जा सकते, इतना समय नहीं होता उसके पास। और जब वो अगर उसने आपके बोले हाँ यस टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम, और बातचीत किया, तो बातचीत करते करते वो चौराहे पे चला जाता और सभी फिर एक एक बियर की बोतल हाथ में लेते हैं। ठंडा प्रदेश है, वहाँ गर्म रखने के लिए वो सब करना पड़ता है, और फिर उस पर 3 घंटे चर्चा करते हैं। फिर उसमें से एक स्टूडेंट कहते हैं, सर दिस क्लास इज मोर एंजॉयबल एंड मोर इंटरैक्टिव देन द एक्चुअल क्लास दैट हैपेंड। इस बात सच है। कुछ दिन रहा मैं उस कैंपस में, तो मैंने देखा कि वहाँ की क्या संस्कृति है। क्यों लोग सोचते हैं कि एक बार थोड़े समय वहाँ रहे, क्यों बीके मतीलाल का इतना बड़ा नाम है वहाँ। उनका एक छात्र है जो हमारा भी मित्र है, जनार्दन गनेड़ी। पहली बार जब मैं उसको मिला, हालांकि उम्र में मुझसे बड़ा था, छोटा नहीं था, आज भी बड़ा ही है वो, लेकिन जब जनार्दन को पहली बार देखा तो इतनी लंबी बाल, यूं करके स्टाइलिश, मुझे लगा कि हॉलीवुड वगैरह में काम करता होगा।
बाद में कहा यही है जनार्दन गनेरी, उन्हीं के साथ पीएचडी किया उसने, पढ़ा भी। अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड इन फिलोसफी। कैसे बन जाते ये लोग इतने महान? क्या करते हैं अपने जीवन में? ऐसी क्या चीज है जो उनको इतनी डिस्टिंक्ट बनाती है? और अगर कोई बनना चाहे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में इसकी कोई प्रोविजन है क्या? और वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित होकर। तो उसका एक छोटा सा नमूना हम आपके समक्ष रखेंगे। प्रश्न ज्यादा करेंगे, हम लोग इंटरेक्शन ज्यादा करेंगे, दिखाएंगे कम। ठीक है, ये होगा, फिर भी आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? मेरा ये मानना है कि मेरा मानना है कि अगर हमारे, क्योंकि मुझे ये टॉपिक दिया गया होलिस्टिक एजुकेशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, नहीं, आप देखिए आपके संस्कृत में क्या लिखा हुआ है, पढ़ा आपने? कितने लोगों को पता है? समग्र शिक्षा और बहुशास्त्रीय, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कहते हैं ना। हमारी परंपरा में हम डिसिप्लिन को शास्त्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा वो कौन सी चीज है जो किसी शास्त्र को शास्त्र बनाता है? कौन सी चीज है? केवल शब्द को नहीं जानिए, इस लेवल पे आके उस शब्द के आत्मा में घुसना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूं जब भी मैं वर्कशॉप करता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, डू यू नो व्हाट इज इट दैट मेक्स मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स? और अगर आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, डू यू नो व्हाट इज इट दैट मेक्स फिजिक्स फिजिक्स? आपको पता है कि व्याकरण को व्याकरण क्या बनाता है, जो साहित्य से अलग है या दर्शन से अलग है या धर्मशास्त्र से अलग है? वो कौन सी चीज है? क्या विद्वानों ने सिर्फ सपना आया और नाम रख दिया, या कुछ है ऐसा? आपने सुबह देखा कि आपके निदेशक महोदय ने, जो अध्यक्ष भी कहते हैं आप लोग, उन्होंने कहा मैं तो व्याकरण का छात्र हूं। लेकिन एक पेपर आया जिस पेपर में, जिसका नाम पीटरसन का नाम लिया गया, कि भाई वो तो किसके ऊपर उसने किया है शोध, याद है? वाह, ये इसका मतलब आप लोग अटेंटिवली सुनते हैं। और महाशय सूत्र के ऊपर उसने किया, और उसमें देखा कि इसमें मैथमेटिकल मेथड क्या है, कि 5 शर्तों को पूरा करने के बाद वो है। अगर हम कह दें कि आपको ये काम करना है और ये 5 कंडीशन है और तब करिए, देखिए कितना दिमाग लगता है। पजल्स ऐसे ही बनते हैं ना। तो कहा उस विद्वान ने कहा कि नहीं, बिना मैथमेटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। यानी वहां पे सबसे मिले हुए थे। वहां उस समय ये नहीं कह सकता था, देखो मैं तो व्याकरण का छात्र हूं तो ज्योतिष तो मुझे नहीं पता है, या मैं ज्योतिष हूं तो व्याकरण के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, और साहित्य का हूं तो व्याकरण तो बिल्कुल नहीं समझ सकता हूं। ऐसा हो सकता है क्या? फिर हुआ क्यों ऐसा? आप प्रश्न नहीं करते हैं, चुप हो जाते हैं। देखिए मैं जो आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्यों हुआ और कैसे हुआ और किस उद्देश्य से हुआ? क्या किसी विद्वान को कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और वो फिर डिसाइड करता है कि नहीं, अब बस इसका ही अध्ययन करना है, और उसका अध्ययन करते करते वो उस प्रकाष्ठा पे लेके जाता है जहां वो देखता है कि सब कुछ दिखता है उसी एक ही चश्मे से। इसलिए व्याकरण से जीवन को भी देखा जा सकता है, साहित्य से पूरे जीवन को मापन किया जा सकता है। आप जो बोलते हैं उससे आपके व्यक्तित्व का प्रोडक्शन होता है। इसलिए आज का सोशलिस्ट क्या कहता है, व्हाट इज इट दैट मेक्स और व्हाट इज इट दैट गिव्स यू ए स्टेटस? वो कौन सी चीज है कि जो समाज में आज आपको प्रतिष्ठा देती है? तो सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण से पैसा नहीं, पावर नहीं, पोजीशन नहीं, इट्स योर लैंग्वेज। और हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में भाषा के प्रति कमिटमेंट देखिए लोगों का। जिसने भी जो लिखा, जिस विधा में लिखा, जिस क्षेत्र में लिखा, वो अल्टीमेट है। दिखा रहे थे ना राजन, क्या कह रहे थे? एकदम कम शब्दों में बड़ी
स्टेटमेंट को दे देना। इसका मतलब मैथमेटिक्स यही करता है। व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स? अगर हमें इस वक्त कहना पड़े कि प्रोफेसर देवदत्त बिलोंग्स टू गंगानाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट who is sitting in a seminar in the front row। आप जानते हैं 2 सिंबल का प्रयोग करते हुए अभी वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, हम एक्सप्लेन कर देंगे। या 3 सिंबल का प्रयोग करके इतना बड़ा वाक्य लिखना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वो लोग जो सूत्र लिखते थे वो गणित की इस पद्धति से भी परिचित रहे होंगे, क्योंकि न्यूटन ने कहा ना मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। क्यों कहा? ब्रेविटी की वजह से, कि संक्षिप्तीकरण की क्षमता जो उस विषय में है किसी में नहीं है। इसलिए बड़े एक पैरा के सेंटेंसेस को एक फॉर्मूला में खत्म। अगर कुछ लोगों ने थीसिस लिखी है पूरी E=mc² पे, क्या है वो? आपको ताज्जुब होगा। या थर्मोडायनामिक्स की फर्स्ट प्रिंसिपल। आज ही 2 बजे व्याख्यान था तो उसमें किसी ने पूछा कि अगर मुझे फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट को देखना है तो भारतीय ज्ञान परंपरा में कहां देखें? सांख्य में देखिए। थर्मोडायनामिक्स की फर्स्ट प्रिंसिपल सांख्य दर्शन का आधार है। अभी मैं अपने आईटेप के छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि जब कहते हैं कि अच्छा कोई महिला पुरुष यानी लड़के को जन्म देगी या लड़की, किस पे डिपेंड करता है? तो क्या कहता है मॉडर्न साइंस? मेल पे, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं। मैं आपको बताऊं, सांख्य का सहारा लेते हुए इस पूरी हाइपोथेसिस को मैं गलत सिद्ध कर सकता हूं कि फंडामेंटली दिस इज रॉन्ग। और मैंने नहीं किया, मैंने तो एक उदाहरण छोटा सा डिस्कशन किया। हमारी बीएससी बीएड की जो छात्र छात्राएं हैं जियोलॉजी और बॉटनी के, उन्होंने 5 उदाहरण ला के किया कि सर आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन होता है कई बार क्या है कि विज्ञान भी पॉलिटिकल होता है ना, तो जो नैरेटिव उसको सूट करता है उसको रख लेता है, जो नहीं सूट करता है उसको रिजेक्ट कर देता है। हेजिमनी ऑफ पावर ऑफ नॉलेज तो चलता है वहां। खैर, तो पहला ही सवाल आता है कि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज होलिज्म इन एजुकेशन। भाई समग्र शिक्षा की बात करते हैं, समग्र का मतलब क्या है? कौन बताएगा आप में से? ओके, एक और दूसरा हाथ, बस सोचिए आप जब तक कि इनसे करते हैं। क्या नाम है आपका? रत्नेश जी। रत्नेश जी आप बोलिए, क्या समग्र का मतलब क्या है आपके समझ से? बहुआयामी। सो मल्टी डायमेंशन को ये होलिज्म कहते हैं। क्या मल्टी और होल एक होता है? आपके लिए प्रश्न है, बैठ जाइए। मल्टी और होल एक नहीं है। आपने होल को एक्सप्लेन करने के लिए मल्टी का सहारा लिया। समझ रहे हैं आप? मेरी दृष्टिकोण से नहीं है, थोड़ा और सोचिएगा। और कोई व्यक्ति? क्या नाम है आपका? रत्नेश के पीछे। यस, हैं? विपुल, बोलिए। इसके अंदर समग्र आ जाता है। नहीं तो समग्र का अर्थ क्या है? समग्र यानी संपूर्ण। हाँ, तो अगर ऐसे कोई पूछ दे कि संपूर्ण की संपूर्णता क्या है? हाँ, जैसे भाई ये चेयर है, तो क्या करता है फिलोसोफर? कुर्सी तो बनाता नहीं है, नहीं बनाता ना। वो क्या करता है फिर? वो पूछता है अच्छा अगर ये चेयर है और ये टेबल है तो दोनों अंतर है। तो फिजिकली तो दिख रहा है, लेकिन अवधारणात्मक रूप से दोनों में क्या अंतर है? कि एक बैठने का काम करेगा और एक वस्तु को रखने का काम करेगा। ये तो दिख गया। अब हम ये जानना चाहें कि वो कौन सी चीज है जो इसको बैठने लायक बनाती है। इसका मतलब हम पूछ रहे हैं द चेयरनेस ऑफ द चेयर। चेयरनेस ऑफ द चेयर। इसलिए जब मैंने पहले कहा कि मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लूंगा गणित का, एक पेन दे दीजिए, वहां पर रखा है कि गणितज्ञ एक पेन तो नहीं बनाएगा, लेकिन हमारे आपके लिए क्या है? दिस इज अ पेन, या दिस इज वन पेन, ये कह सकते हैं। ये जो वन है और ये पेन है, ये वन है क्या? ये तो पेन है। इसको क्यों कह रहे हैं वन पेन?
तो यहां पे प्रश्न खड़ा होता है, व्हाट इज द वननेस ऑफ वन? और दुनिया का कोई भी कंक्रीट एग्जाम्पल वन को डिफाइन नहीं कर पाता है। इसलिए हमने पूछा कि जब हम समग्र कहते, पहले हम शब्दों पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि हमारी परंपरा में तो शब्द की तो कमाल कमाल की व्याख्या है। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने शब्द उतनी अवधारणाएं, कि मनुष्य के पास पहले कंसेप्शन है उसका और फिर उसका वो शब्द करता है। इसलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना होगा। एक ही शब्द को अलग अवधारणाओं के आधार पर आप बोलेंगे तो नहीं। इसलिए हम जैसे लोग बड़ा साफ कहते हैं, मैं तो कम से कम कहता हूं कि दुनिया में कोई भी दो शब्द समान नहीं हो सकते हैं। इसलिए समानार्थक शब्द की अवधारणा ही गलत है। हो ही नहीं सकते। खैर, तो देखिए, सच तो ये है, मैंने काफी सोचा है इस पे कि व्हाट इज इट दैट मेक्स ए होल ए होल। कौन सी चीज है जो किसी को पूर्ण बनाता है? एक श्लोक है बड़ा फेमस, पता होगा आपको, किस उपनिषद का? पूर्णवेदम। कभी ध्यान से उसको पढ़ा है क्या आपने? अब जो उस श्लोक को ईश्वर को ध्यान में रख के कहेगा, वो कहता है कि बस ईश्वर ही पूर्ण है। क्यों ईश्वर ही पूर्ण है? मानव क्यों नहीं पूर्ण है? ये संसार क्यों नहीं पूर्ण है? ये प्रश्न जब आप करेंगे तो बड़ा साफ होगा कि वो कौन सी चीज है जो पूर्ण को पूर्ण बनाती है। सो व्हाट इज होलिज्म? किसी को नहीं पता है, बहुत टफ है। लेकिन हम मानते हैं कि दुनिया में कुछ ना कुछ होल नाम की चीज है जिसका पार्ट है। हम सब कहते हैं ना। क्यों रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक दिन नरेंद्र मेरे पास जरूर आएगा? जब नरेंद्र तक उनका संदेश पहुंचाया जाता था तो नरेंद्र कहता था वो पागल पाखंडी आदमी है, वो तो मूर्ति की पूजा करता है, कौन जाएगा उसके पास? नहीं, जिसके लिए स्वामी दयानंद ने क्या कहा था कि हम तो सिर्फ ब्रह्म की बात करते रह गए और इसने तो ब्रह्म को रियलाइज कर लिया है। और जब स्वयं वही रामकृष्ण परमहंस ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हैं तो उसी प्रतिभा की, जिसको अपने आत्मा से भी ज्यादा प्यार करते थे या पूजा करते थे, उसके तलवार से दो खंडन करते हैं। कहते हैं तुम मुझे ब्रह्म को नहीं जानने दे रही हो, मां काली को कहते हैं। और फिर जब वो ब्रह्म को जानने लग कहते हैं दोनों में तो कोई भेद ही नहीं है, फिर उसी की पूजा करने लग जाता है। सच्ची कथा है। कल्प तरु की उत्सव लीला एक पुस्तक पढ़िएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है, उसमें ये कहानी उद्धृत है। मैं तो जीवित नहीं था उस समय, इसलिए इन्हीं लोगों को पढ़ के आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक, तो पूर्णता कुछ है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे शिक्षा व्यवस्था को समग्र बनाना है तो एजुकेशन के दृष्टिकोण से, एजुकेशन एक शास्त्र के दृष्टिकोण से, तीन चीजों पे पूरा का पूरा भारतीय ज्ञान परंपरा कंसंट्रेट करता है। एक तरफ वो चेतना को रखता है, दूसरी तरफ व्यक्तित्व को रखता है और तीसरी तरफ ज्ञान को रखता है, जिसका लर्निंग और नॉलेज पार्ट है। कम से कम कितनी? तीन। और अगर हम ऐसा कोई मॉडल दे पाए दुनिया को, अपने लिए या किसी और के लिए, जिसमें ये तीनों का इंटीग्रेशन हो, तो वही समग्र होगा। तो हमने क्या माना कि चूंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में मनुष्य को वो कौन सी चीज है जो मनुष्य बनाती है। आज ही सुबह डेफिनेशन पढ़ा माया को समझने के लिए। भाई कहा है ना शंकराचार्य ने, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो इसी संसार में सबको रहना है, ज्ञान का भी सृजन इसी संसार में है। तो अगर हम उसको मिथ्या कह दें तो इसका मतलब पूरा ज्ञान मिथ्या है। मुझे नहीं पता, हम आदर करेंगे उनका, पढ़ेंगे उनको, समझेंगे, लेकिन आज के दृष्टिकोण से हम उन पे प्रश्न भी करेंगे। उनके लिए नहीं, वो तो उनसे क्या फर्क पड़ता है, आप करिए ना प्रश्न, आप अपने लिए, ताकि जितना ही प्रश्न उपनिषद को पढ़ने के बाद केवल आप ये कहेंगे केवल प्रश्न क्या है वो नहीं है। आपने दिखाया था, सुबह दिखाया था उन्होंने।
ये आपके लिए सब कुछ। मैं तो साफ कहता हूं, जितने भी दुनिया के शास्त्र हैं वो मेरे लिए है, मैं शास्त्रों के लिए नहीं हूं। अगर वो मुझसे, वो शास्त्र मेरे जीवन को, मेरी सोच को, मेरे व्यक्तित्व को अगर समृद्ध नहीं करता है तो फिर वो मेरे लिए किस काम का। इसलिए आज कहते हैं कि डिग्रियां सब यूजलेस हो गई हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। महर्षि गौतम ने जब न्याय के सूत्र लिखे तो क्या पीएचडी डिग्री लेने के लिए लिखे ना। अभी भी एनसीईआरटी में था, मैं कुछ दिन पहले, हम लोग एक्सपर्ट कमेटी थी और वैशेषिका की एक विद्वान थी, बहुत चर्चित विदुषी हैं वो भारत में, और मेरे साथ न्याय के 2 अन्य लोग भी थे। और हमने कहा कि देखिए, कमाल की धरती पे हम लोग रहते हैं, हम केवल ईश्वर 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 कर रहे हैं। जो कहता है कि 16 पदार्थों का ज्ञान मनुष्य के मुक्ति के लिए सफिशिएंट है, पर प्रथम सूत्र, वो कहीं ईश्वर नहीं है। और वहीं वेस्टर्न फिलोसफर से पूछिए कि अच्छा भारत की फिलोसफी को आप कैसा देखते हैं? इट्स अ मोर स्पिरिचुअल ओरिएंटेड, इट हैज नथिंग सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एक्सियोलॉजी। व्हाट ए नॉनसेंस, यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग एंड यू आर जस्ट मेकिंग स्टेटमेंट। मैं हैदराबाद में था और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ऐसा ही एक स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी पढ़े थे जीवन में। जब पढ़े होंगे, इंडियन फिलोसफी पढ़े होंगे, पढ़ाते रहे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को। तो मैं आप ही की तरह उधर बैठा था, तो मेरे बगल में बाद में वो भी वीसी बने, उन्होंने बोले अरविंद। मैंने कहा हाँ सर, पहले सुन लेते हैं इनको फिर पूछेंगे। अब हमने पढ़ा है तो हमें तो पता है ना। अब जो पढ़ा ही नहीं है वो तो कुछ भी बोलेगा, किसी भी भाषा को लेके, किसी भी ज्ञान को लेके, राइट। तो अगर एजुकेशन को होल बनाना है तो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो मुझे समझ में आई कि 3 चीजों का सम्मिश्रण हमारा एजुकेशन का मॉडल होना चाहिए: कॉन्शियसनेस, पर्सनालिटी और नॉलेज। मैं यंग था, एक जगह इंटरव्यू दे रहा था किसी विश्वविद्यालय में, तो मैंने कहा कि प्रोफेसर ब्लूम की जो एजुकेशनल टैक्सोनॉमी है वो फॉल्टी है। वो 3 डोमेन में बांटते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। और कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज को लोएस्ट पेडेस्टल पे रखते हैं। सच है ना। तो मैं यंग था आपकी तरह, मैंने कहा, तो उसमें से एक सीनियर प्रोफेसर ने कहा, हु आर यू टू चैलेंज? तो मैंने कहा कि यस, आई हैव एवरी राइट टू चैलेंज हिम। मैंने अपने जीवन के 6 वर्ष ज्ञान क्या होता है इसको समझने में लगाया है, जो आई एम श्योर कि उसके पास इतना वक्त नहीं था सिर्फ नॉलेज को समझने के लिए अपने जीवन में। आप 2 से 3 साल में छटपटाने लगते हैं, पीएचडी नहीं हो रही है पूरी। और आज से 30 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, 6 साल। इसलिए छटपटाइए नहीं। उसके साथ तो जितना समय बिताएं वो कम है, क्योंकि हमारे शिक्षक कहा करते थे, योर पीएचडी इज योर फर्स्ट बेबी। छटपटाइए नहीं, आराम से समझने की कोशिश करिए, तभी एक आधे। जब मैंने उनको ये बात कही तो उन्होंने कहा कि नो नो, द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स। तो मैंने छूटते ही कहा था आज से 30 साल पहले कि द टाइम विल कम व्हेन समबडी विल हैव टू रिवाइज व्हाट बेंजामिन ब्लूम हैज टॉक्ड अबाउट, एंड फॉर मी ही हैज टॉक्ड नॉनसेंस। ही हैज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट नॉलेज इज ऑल अबाउट। एक छात्र भी बड़ा उत्सुक होकर जवाब दे रहे थे। आप सबको पता है कि उसी का एक छात्र है, उसका नाम है एंडरसन, और एंडरसन ने रिवाइज कर दिया और कहा यस, ब्लूम वाज रॉन्ग, वो नॉलेज नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। ये बात हमारे दर्शनों में बड़े ही मजबूती के साथ आज नहीं, कितने हजार वर्ष पहले कहा गया। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर्स ने उसको क्यों नहीं पढ़ा, और क्यों नहीं 75 वर्ष में किसी की हिम्मत हुई ये लिखने की या कहने की। चलिए लिखना मान लेते हैं, कभी कभी टफ होता है, कहने की तो हिम्मत होनी चाहिए। तो आप चुनौती दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है।
किसी अमेरिकन विश्वविद्यालय में एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म पे कुछ बोल रहा था, तो मैंने कहा कि नो, एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ न्याय सिलोजिज्म। फिर वो पंचपाद का सिद्धांत रखा, हमने कहा बताइए कहाँ है आपके यहाँ, एंड वाई दिस प्रिंसिपल इज अ मोर suitable for pedagogy than any principle in the world related to syllogistic reasoning. और आप लोग मुझसे ज्यादा उम्मीद है समाज को, इसलिए मेरे न्याय के विद्वान जब मुझसे मिलते हैं तो हमने कहा केवल उसकी विवेचना और व्याख्या उसके तक नहीं सीमित रखिए, ट्रांसेंड करिए। जब मैं मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करूंगा तब मैं आपको उदाहरण कुछ दूंगा। तो एक तो ये बात। दूसरा प्रश्न कि आज शिक्षा की जब हम व्याख्या करते हैं तो क्या करते हैं? कोई बिहेवियरिस्टिक पैराडाइम में करता है, नहीं, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, संरचनावादी, नहीं, मानववादी वगैरह वगैरह। इन सब को मैंने कहा है कि ये सब के सब फ्रेगमेंटेड हैं, टुकड़े में बटे हुए हैं। उदाहरण दूं आपको, क्या है मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा व्यवहारवादियों के अनुसार? मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान है। मेरा एक छोटा प्रश्न है जो आप लोगों को करना चाहिए, क्या मन से व्यवहार बनता है, व्यवहार से मन? आधार क्या है? मन से व्यवहार बनता है, व्यवहार से मन नहीं बन सकता है। जैसा मन वैसा व्यवहार। खुश हैं, सबसे अच्छे अच्छे मिलेंगे आप। मान लीजिए घर पे दुखी हो गए, रास्ते में किसी से बहस हो गई या किसी बात लेके आप परेशान हैं, देखिए आपका व्यवहार विक्षिप्त रहेगा, परेशान रहेंगे आप। तो कभी हम कहते हैं अरे आज इस टीचर को हुआ क्या है, लगता है अपनी बीवी से लड़के आ गया है, कहते हैं ना हम लोग। तो मन व्यवहार को बनाता है, व्यवहार मन को। मूल प्रश्न क्या है? देखिए, जब मैं आलोचना कर रहा हूं एक बात और आपको बता दूं, हम लोग 3 ऑथर हैं। अमेरिका के ऑथर हैं अनीटा वुल्फॉक, दूसरे इंडिया के ऑथर हैं जो अभी वर्ल्ड के टॉप 10 कल्चरल साइकोलॉजिस्ट में नाम है, प्रोफेसर मिश्रा और अरविंद झा। हम लोगों की एक किताब है वुल्फॉक, मिश्रा एंड झा के नाम से, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, और भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, जिसको एक इंटरनेशनल पब्लिशर है पियर्सन ने छापा है। लेकिन इससे क्या हुआ कि किताब लिख दी तो हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे। आलोचना तो मैं करूंगा, मैं शिक्षक हूं, सिर्फ महिमा मंडन नहीं करना है। और ये न्याय नहीं सिखाया है कि एक ग्रंथ के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथा के ऊपर पांचवा, लिखी गई टीकाएं, लंबी सीरीज है, फेरिस्ट है। ये देख रहा था मैं, गोपीनाथ जी की एक रखी हुई है यहाँ पे, उनका स्पेशल इश्यू। मैं चाहूँगा उनका एक कॉपी मुझे मिल जाए, हालांकि उसमें ताला बंद है, ताला ना बंद हो तो ज़्यादा अच्छा है। पढ़ने वालों के लिए पढ़ने दीजिए, कॉपी करा के रख दीजिए, बहुत प्रेशियस है। तो आपको लगता है डर कि ये खो जाएगा। देखिए हमारी शिक्षा व्यवस्था की कि एक हमारा जूनियर गया किसी स्कूल के दौरे पे, कहा सर किसी छात्र को मैं छूने नहीं देता हूँ, कुछ एकदम संभाल के रखा है। अरे प्रैक्टिकल अपरेटस छूने के लिए है, छूने ना देने में क्या बहादुरी है? ये समझ की कमी है। डिस्प्ले नहीं करना है। कोई एक छात्र उलट के उसमें से कुछ पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी पीएचडी थीसिस के बारे में मेरा लाइब्रेरियन कहता है, कभी कभी जाता हूँ, मैं कम ही जाता हूँ वहाँ, वैसे ही व्यस्त रहता हूँ, तो कहता है सर हर साल इसकी फ़ोटो कॉपी करा के रखनी पड़ती है। हम तंग आ गए। अरे तंग क्यों, खुश हो भाई कि कोई तो डिक्शनरी उसको उलट के देखता है, तंग क्यों हो रहे हो? ये सब उसके आपके लिए, पढ़ने वालों के लिए। तो आप देखेंगे ऐसे मैं सब में एग्जाम्पल दूंगा, चाहे वो बिहेवियरिज्म का होगा, कॉग्निटिविज्म का होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म का। एक मेरी किताब भी है कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर भी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी एंड पेडागोजी, इनसाइट इनटू टीचिंग, लर्निंग एंड नोइंग। लेकिन मैं उसका भी अपने ही किताब में 10वें चैप्टर में ज्ञान मीमांसा के अवधारणा के आधार पर उसकी आलोचना लिखी है कि व्हाई इट इज वीक। तो आप देखिए सब फ्रेगमेंटेड है। अब सवाल है कि जो फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग है, सबको मिला के एक बनाना, ये होलिस्टिकिज्म की यात्रा है। अगर ये यात्रा है तो हम कहाँ से लें? ये आपके लिए नहीं है, आप सब जानते हैं। हम इंडियन स्कूल ऑफ थॉट से लेंगे, IKS से लेंगे।
कॉन्शियसनेस को देखना है, न्याय में भी देखिए, वैशेषिक में भी देखिए, सांख्य में भी देखिए, योग में भी देखिए, मीमांसा में भी देखिए, वेदांत में भी देखिए, और हिम्मत है तो बुद्धिज्म में भी देखिए, जैनिज्म में भी देखिए। ज्ञान मीमांसा के बारे में तो मैं कहता ही हूं। डीएन शास्त्री की एक किताब है इंडियन रियलिज्म, जिसमें दिखाया कि भारत में ज्ञान मीमांसा कितना समृद्ध हुआ है जब बुद्धिस्टों ने चुनौती दिया है न्यायिकों को, और न्यायिकों ने उसका खंडन किया है। यहीं पे इलाहाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड पे कॉन्फ्रेंस किया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, और एस व्यासा से आए हैं हमारे प्रोफेसर साहब। इन्हीं के यहाँ मैं यहाँ के हेड से उस समय से मिला था, प्रोफेसर जनक पांडे से। उन्होंने कहा, अरविंद जी देखिए न्याय में माइंड के बारे में क्या कहा गया। मैंने एक पेपर पढ़ा था यहीं पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इन न्याय फिलोसफी। अरे आज जो जरूरत है वो तो हम ढूंढेंगे ना, कुछ कहा है क्या, तो यही मैंने लिखा है इसमें। इन चीजों में आप देख सकते हैं। और बड़ी साफ बात, जिन लोगों ने पूछा कि अच्छा बताइए भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर मनोविज्ञान क्या है, तो साफ कहा कि बेस्ड ऑन इंडियन फिलॉसफी इज इंडियन साइकोलॉजी। सो एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इन इंडियन थॉट शेयर ए कॉमन फ्रेमवर्क विद इंडियन फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि इसको नो हाउ के बारे में पता है। और पता कैसे है? सर ने मौका दिया था, हम लोग बैंगलोर गए थे, गुरुकुलम गए थे, और मैं तो आंग्ल भाषा का, लेकिन उसमें 2-3 छात्र जिस तरह से अंग्रेजी में मुझसे संवाद किया, आई वाज डैम इम्प्रेस्ड। आज के संस्कृत के प्राध्यापक जिस तरीके से संस्कृत में संवाद करते हैं, मजा आ जाता है। यही जिनके नाम पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गंगानाथ झा, उनकी पुस्तकों को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है ये संस्कृत के थे कि अंग्रेजी के थे। और अपने विषय पे 4 वॉल्यूम में किताब पहली पढ़ी थी तो गंगानाथ झा की ही लिखी हुई, जिनके हजारों किस्से मैं आपको बता सकता हूं कि इनकी कौन कौन सी कहानियां प्रचलित हैं मिथिला के समाज में और यहां भी। इनके सबसे छोटे बेटे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, आईसीएस ऑफिसर, और आईएएस बनने के बाद उसको कभी अपने साथ टेबल पे खाना नहीं खाने दिया। कहा कि तुमने हमारी परंपरा को तोड़ा है। ज्येष्ठ पुत्र, यही वाइस चांसलर, जिस दिन पिता पद छोड़ता है उसी दिन पुत्र पद लेता है। पूरे विश्व में पहली घटना है। नेहरू, अमरनाथ झा, बच्चन, फिर गोरखपुरी, ये सब क्लासमेट थे, सब अंग्रेजी के ही थे। और हिम्मत देखिए, शेक्सपियर कहां लिखा गया। और उस शेक्सपियर के बारे में एक अमेरिकन प्रोफेसर कहता है, लेट द शेक्सपियरियन लिटरेचर बी बोर्न एंड आई कैन रिप्रोड्यूस द एंटायर शेक्सपियरियन लिटरेचर विदाउट फॉरगेटिंग कॉमा एंड फुल स्टॉप। है हम में से किसी की हिम्मत की हम कहें, आप अपने शास्त्र में, छोड़िए सबकी नहीं, कि फलाने किताब को चला दो और मैं बिना कॉमा और फुल स्टॉप को भूले पूरी किताब को रिप्रोड्यूस कर दूंगा। नहीं है। और इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है, इट हैज द नो हाउ टू रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग विच इज ए फोकल पॉइंट फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव फॉर ह्यूमन वेल बीइंग। मानव की चेतना अगर मर जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अभी हम सर के साथ मेरठ की घटना पे बात कर रहे थे। क्या है वो? लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए सिंपल एक साइकोपैथ की कहानी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सिंपल एक मर्डर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्यार का अनूठा एग्जाम्पल हो सकता है। नहीं, जो जो देखेगा वैसा मिलेगा। लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो बड़ा साफ कहा है कि कॉन्शियसनेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग हैज द फोकल पॉइंट फॉर एनी पर्सपेक्टिव फॉर ह्यूमन वेल बीइंग। तो मनुष्य की चेतना समृद्ध हो, कौन सी शिक्षा होनी चाहिए? कौन सी समग्र शिक्षा जो मनुष्य के को चैतन्य बनाए रखेगा? खैर, और इसीलिए अगर हम थॉट सिस्टम की बात करते हैं तो इस डायग्राम में बड़ा गौर से आप देखेंगे, लाल रंग उसी चेतना का है, उसके ऊपर जो ब्लू देख रहे हैं वो ज्ञान का है,
और बाहर जो देख रहे हैं वो व्यक्तित्व का है। एक किताब है प्रोफेसर के रामाकृष्ण राव आनंद परांजपे, और यहीं के थे अजीत दलाल। आनंद परांजपे साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी कनाडा के थे, प्रोफेसर के रामाकृष्ण राव आंध्र के थे, आंध्र यूनिवर्सिटी के, और वन ऑफ द टॉप पैरासाइकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं। बाद में ICPR के चेयरमैन बने। एमए उनकी फिलॉसफी थी, लेकिन साइकोलॉजी में काम किया था उन्होंने। तो उनकी इन तीनों के एडिटोरियलशिप में किताब लिखा गया। कल मैं आपसे शेयर करूंगा उसमें। मुझे कहा गया, मुझे जिम्मेदारी दी गई कि इन दर्शनों में व्यक्तित्व की क्या समझ है, इस पे आप बताएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में इंटरव्यू देने गया, तो मैंने कहा तो मेरी किताब का वही चैप्टर निकाल ली उस किताब में से। कैम्ब्रिज ने छापा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने, बाकी किताब छोड़ दी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का वो किताब लिया, इंडियन साइकोलॉजी, ए हैंडबुक ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, और मेरा चैप्टर निकाली। बोले डॉक्टर झा, यू हैव रिटन दैट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। वाई? पर्सनैलिटी इज अ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व व्यक्तित्व होता है। आपने क्यों लिखा कि भारत में जो व्यक्तित्व की अवधारणाएं हैं वो पश्चिमी सभ्यता में जो व्यक्तित्व की अवधारणाएं हैं उससे बिल्कुल अलग है? तो मैंने कहा मैम थैंक्स फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। और वो कर्नाटका थी, कर्नाटका की रहने वाली, उन्होंने ये सवाल पूछा। बहुत मैं उनकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, बट स्टिल बहुत सारे उन्होंने मौके दिए मुझे। सिर्फ वही नहीं, शी वॉज विजिटर नॉमिनी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नॉमिनी थी। तो मैंने कहा कि इन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी इज बेस्ड ऑन द पर्सोना, द मास्क, द आउटर रियलिटी। ऑन द कंट्रारी, Indian concept of personality doesn't negate the importance of outer mask and outer reality. At the same time, it gives equal importance to the inner reality. मनुष्य के अंदर क्या है? और आज देखिए, अच्छी बात है, अब सब भारत में लोग बात करने लगे हैं पंचकोश का सिद्धांत। लेकिन किसी भी मनोविज्ञान के व्यक्तित्व को पढ़ाने के लिए हमारे किसी भी करिकुलम उसकी कोई जगह नहीं है। आप लोग थोड़ा बहुत जरूर पढ़ते होंगे, संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में चलते होंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी दर्शन को उठा के देखेंगे तो मनुष्य के जीवन के लिए, इससे पहली लाइन लिखा है, कॉन्शियसनेस एज द प्राइमरी रियलिटी। चेतना मरी, खत्म। चेतना जागृत है, मनुष्य जागृत है। तो चेतना को कैसे समृद्ध किया जाए, क्या होगा एजुकेशन में? दूसरी बात, मनुष्य की अवधारणा क्या है? तो हम नहीं मानते हैं किसकी थियरी को? डार्विन की थियरी को। क्यों? क्योंकि आज भी बंदर दिख रहे हैं मुझे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ बंदर इवॉल्व हो गए और कुछ बंदर इवॉल्व नहीं हुए। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ठीक है, दुनिया मानती है, मानते रहे। हम तो मानते हैं हम मनु की औलाद हैं, सब हम उसके संतति हैं। तो कहा गया कि सुप्रीम पावर से डिराइव हुआ है मैन। इसलिए भारतीय चिंतन में आपको कई जगह ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जो बड़ा साफ कहता है कि सुप्रीम पावर से हमारा इवोल्यूशन हुआ है। सो विदाउट नोइंग द सुप्रीम हम मनुष्य को जान ही नहीं सकते, और मनुष्य को जानने के लिए इसको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भारत की चेतना है, इंडियन साइके है, वो कहता है बिलीव दैट मैन इज वन ऑफ द प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ प्राइमरी कॉज। से ब्रह्मांड के निर्माण के बाद, मुझे याद है रोजर पेनरोज भारत आए थे, नोबेल लॉरेट हैं फिजिक्स में। उन्होंने यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे लेक्चर दिया था, खचा खच ऊपर नीचे भरा था। आज तक जीवन में मैंने एक ही व्यक्ति से ऑटोग्राफ लिया है। पता नहीं क्यों उसका लेक्चर ऐसे आगे पंक्ति में बैठा था। हमारे साथ दो प्रोफेसर और थे, एक JNU के, एक DU के, और मुझे बड़ा ब्रिलियंट लगा, फिजिसिस्ट है, और भागता हुआ ऐसे ही मंच पे आया। उनकी किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, शैडो ऑफ द माइंड। और मैंने कहा कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज? तो उससे यही सवाल पूछा था, क्या ब्रह्मांड खत्म होगा तो समय खत्म हो जाएगा? क्या ब्रह्मांड के खत्म होते ही समय की अवधारणा खत्म हो जाएगी? भारतीय संस्कृति में एक काल है और दूसरा महाकाल है। इसको ग्रैंड टाइम कहा गया, इसलिए शिव को महाकाल कहा गया है। हाँ, मत जाइए मेरी बातों पे कि क्या एक ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला दिल्ली का आदमी कहता है, एक किताब है, पढ़िएगा कभी मौका मिले, टॉ ऑफ फिजिक्स,
किसने लिखी है? फ्रिज ऑफ कापरा ने। और देखिए शिव ना तांडव को वो कॉस्मिक डांस कहता है, और फिर समय की अवधारणा को वो भारतीय समझ से उसको करता है। हम पहली ऐसी संस्कृति हैं और सभ्यता हैं दुनिया में जो लूनी सोलर है, जो ना तो सिर्फ चंद्र पे बेस्ड है, ना जो केवल सूर्य पे है। बाकी तमाम सभ्यताएं या तो सोलर पे बेस्ड है या लूनर पे। हम दोनों को इक्वल देते हैं इंपॉर्टेंस, और तब हम समय की कल्पना करते हैं। खैर, अब वो जो सुप्रीम है क्या है? तो कुछ लोग कहेंगे ईश्वर है जिससे सब कुछ जन्मा है। नहीं, सबकी अपनी अपनी हो सकती है। किसी के लिए वो ब्रह्म है, एक मैथमेटिशियन के लिए वो सिर्फ जीरो है, और जीरो से पूर्ण कुछ भी नहीं है। एक और, आप लोग रिसर्च स्कॉलर हैं इसलिए इतनी किताबों का नाम बताता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर लोगों के साथ इतना नहीं शेयर करता मैं। एक किताब है, उसका नाम है द कोड नेम गॉड, मणि भौमिक, वही आशीष पांडे तो ही वॉज ए रिसर्च स्कॉलर, और हम लोग वहीं मिले थे। तो उसने कहा कि सर ये किताब आपने पढ़िएगा, एंड ही ओनली सजेस्टेड मी एंड रेड। और अंतिम चैप्टर जब पढ़ा तो यही कहता है, जिसकी मैं आपको सारांश प्रस्तुत करें, कि शून्य ही अनंत है और अनंत ही शून्य है। इसलिए मेरे लिए शून्य से संपूर्ण कुछ भी नहीं, कि जो अनंत को भी जन्म दे सकता है और अनंत को अपने में समाहित करके शून्य की स्थिति में भी ला सकता है। लेकिन हम कहां, ना तो न्याय शास्त्र के तर्कों का प्रयोग करके, ना सांख्य के एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स का प्रयोग करते हुए ऐसी बात कहां कह पाते हैं, कहां कोई थियरम और थियरीज दे पाते हैं। हम उसी चीज को दोहरा रहे हैं। नहीं, व्याख्या करिए, लेकिन किसके लिए? उसका कुछ उपयोग भी तो होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे कि शास्त्रों के पढ़ने के बाद हमारा जीवन ही नहीं समृद्ध हुआ, तो ऐसे शास्त्र को पढ़ के आपने हुआ क्या? क्या किया आपने? ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, प्रकांड विद्वान पंडित होंगे, लेकिन जीवन उनका, सर ने आज एक शब्द प्रयोग किया, विषादग्रस्त हो मिलेगा आपको। क्यों और कैसे? मैं तो साफ कहता हूं कि गणित का अध्ययन मेरे जीवन में अगर तर्क को नहीं लेके आता है, गणितीय सोच को नहीं लेके आता है, तो पढ़ के क्या फायदा? और इसीलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जब बना और उस पर मैथमेटिक्स का जब डॉक्यूमेंट बना तो पहले ही लिखा हुआ है, वन ऑफ द गोल्स टू टीच मैथमेटिक्स इज टू मैथमेटाइज ह्यूमन माइंड। अब देखिए ना, महेश्वर सूत्र में उसने कर लिया, और आज के चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली या जेएनयू, आज के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं कर पा रहे। खैर, सो उपनिषद को देखा जा सकता है, तो भाई केवल चित्त पे व्याख्या प्रस्तुत करिए और एक मॉडल दीजिए दुनिया को कि देखो हमारे यहां चित्त को ऐसे समझा गया और ऐसे कहा गया है। आई विल बी वेरी हैप्पी। एजुकेशन तो ओपन फील्ड है, इसलिए मामले में मैं एजुकेशन की करता हूं कि उसने कहा कि अच्छा गणित पढ़े हो कोई बात नहीं, अब मनोविज्ञान पढ़ लो। अच्छा मनोविज्ञान पढ़े हो कोई बात नहीं, अब हिस्ट्री पढ़ लो। हिस्ट्री पढ़े कोई बात नहीं, अब तुम दर्शन पढ़ लो। वो ओपन कर रहा है, पढ़ रहा है। अच्छा नहीं कुछ, चलो गणित शिक्षण पे और गणित विज्ञान पे काम कर लो, कुछ भी। इस मामले में यूनिक है, तो मैं पूरा नहीं कवर कर रहा हूं, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। अब अगर हम व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें, क्योंकि समग्र शिक्षा चाहिए, तो एक तरफ तो व्यक्तित्व होगा, डिविनिटी, ह्यूमैनिटी, कल इसको पूरा डिटेल में करेंगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे कहा जाए, कल हम इसको डिटेल में करेंगे क्योंकि 5:45 हो चुका है, राइट? तो मैं सीधा आता हूं, इसको कल करेंगे, आज हमें छोड़ रहे हैं। कि एक सवाल आपसे कहा जाए कि संपूर्ण, पहला तो प्रश्न यही आपको अपने आप से करना है कि संपूर्ण होना क्या है, समग्र होना क्या है। देखिए, जब तक समग्र नहीं सीखेंगे तब तक समग्र शिक्षा नहीं समझेंगे। केवल किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में शब्दों को लिख देने से समझ नहीं बनती है, किसी शब्दों को कह देने से, किसी परिभाषा को उड़ेल देने से नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, नींद में भी मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा बहुत सारे थियरम को, लेकिन इसका मतलब क्या मैं उसको समझता भी हूं? हो सकता है वो सिर्फ स्मृति पे आधारित हो।
किसी का नाम आपके स्मरण में होना और किसी उस व्यक्ति को जानना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये सवाल आपको अपने आप करना है। कल हम बात करेंगे व्यक्तित्व पे कि व्हाट इज होलिस्टिक एजुकेशन। तो सबने अपने तरीके से कहा है। जब मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा में, ये मैंने आज से 22 साल पहले जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दिया था, वही है इस स्लाइड। ये भी बता दूं आपको, हमारी शास्त्र की ताकत को देखिए। मेरा है कि दैट शुड बी अंडरस्टूड एज द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द वेरियस डायमेंशंस ऑफ लाइफ। उसमें मॉरल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सारे डायमेंशंस होंगे। आप पूछिए क्या आपकी किसी डिग्री में सारे डायमेंशन हैं क्या? इस साल मैंने करीब, इस साल का मतलब 24 में, 25 में नहीं, 24 में करीब 5 प्रोफेसर के सिलेक्शन में एक्सपर्ट था। अब उनसे ये तो पूछेंगे नहीं व्हाट इज नॉलेज, नहीं पूछेंगे ना, या ये भी नहीं पूछेंगे व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट। हमने पूछा कि अच्छा आप NEP 2020 को पढ़ा होगा, ये भी पूछना शर्म की बात है, वो तो माना ही जाता है प्रोफेसर तो पढ़ेगा ही। तो हमने कहा आपने उस पर रिफ्लेक्ट किया? हाँ रिफ्लेक्ट किया। हमने क्या बताया कि पूरे करिकुलम को कितने डायमेंशन में देखा गया NEP 2020 में जो अब तक नहीं देखा गया? नहीं बता पाते लोग। वो कौन सी न्यू डायमेंशन है जो ऐड किया गया? इसलिए जब अब करिकुलम बनेगा, चाहे BA का, MA का, MPhil का, PhD का, MPhil तो खत्म हो गया, तो उसको आप रखेंगे ध्यान में, क्योंकि क्रिटिकली हमें समझना है। तो जो इन तमाम डायमेंशंस को अपने में समाहित कर ले। और इसीलिए दूसरी पॉइंट हमने कहा है कि होलिस्टिक एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइज दैट ईच पर्सन फाइंड्स identity, meaning and purpose in life through connections to the community। यह कब 20 साल पहले भारतीय ज्ञान परंपरा पे आधारित है, जो अब हमने NEP 2020 में उसको इंक्लूड किया है। सो कनेक्शंस टू द कम्युनिटी, कनेक्शंस टू द नेचुरल वर्ल्ड एंड कनेक्शंस टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो अल्टीमेट ब्रह्म कुछ भी हो सकता है, वो आपका है केवल। इसलिए यंग से क्या होलिस्टिक एजुकेशन कहता है कि एन इंट्रिंसिक रेवरेंस फॉर लाइफ, यहां लिखा है एन इंट्रिंसिक रेवरेंस फॉर लाइफ। देखिए आज क्या हो रहा है, जिस IAS को बनने के लिए पूरे दिन रात त्याग करके केवल पढ़ता है और IAS बनता है, IAS बनने के बाद वो सुसाइड कर लेता है, या ऐसा कृत्य कर लेता है कि पूरे जगत में उपहास का कारण बनता है। चतुर्वेदी एंड चतुर्वेदी की कहानी आप लोग जानते होंगे। अभी यहीं आप ही के हाईकोर्ट का एक जज है, दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, क्या हुआ परसों आपको पता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल। जीवन के प्रति रेवरेंस को खोना ये एग्जाम्पल है। सो होलिस्टिक एजुकेशन एम्स टू कॉल from young people an intrinsic reverence for life, कि जीवन से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसी के आधार पर मैं कहता हूं दुनिया के सभी विषय मेरे लिए हैं, मैं नहीं हूं उसके लिए। हाँ, मैं इसको समझूंगा, जानूंगा, पढ़ूंगा, आत्मसात करूंगा। किस लिए? मैं अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए। और ये कौन कहता है? भारतीय ज्ञान परंपरा पे आधारित कोई भी एजुकेशन मॉडल लेंगे, किसी भी गुरुकुल को ध्यान से देखेंगे तो यही कहता है इंट्रिंसिक रेवरेंस फॉर लाइफ, पहली बात। और दूसरा क्या कहता है? ए पैशनेट लव फॉर लर्निंग एंड नॉलेज, ज्ञान के प्रति। अभी हम लोग देख रहे थे वेंसांग की मूवी। 4 वर्ष सभी यातनाओं को सहने के बाद तब वो नालंदा में प्रवेश करता है, क्योंकि उस एक विषय पे और गहराई से जानना चाहता है, जिसके लिए थैंक्स टू अगेन प्रोफेसर देवदत्त जी, जिन्होंने कहा कि 1800 ग्रंथों का वॉल्यूम का निर्माण कर दिया उसने। हम एक ग्रंथ से नहीं कर पाते। और तो छोड़िए, आज के शिक्षक बुरा नहीं मानिएगा, जो वो सोचता है कम से कम वो कह भी नहीं पाता है। लिखने की तो बात छोड़ दीजिए। मेजॉरिटी ऑफ अस, हम भी नेट पास किए भाई, हम भी JRF थे, लेकिन हम तो प्रश्न का उत्तर लिखे। हमने आपकी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं किया।
अब परिणाम क्या हुआ, आज जब जेआरएफ आते हैं, अभी भी मेरे साथ 3-4 जेआरएफ, आज जब आते हैं वो, तो उनको कहो कि अच्छा जो तुम करना चाहते हो 2 पेज में लिख के दे दो, तो 20 दिन में उससे 2 पेज नहीं लिखा जाता है, कि उसको पता ही नहीं क्या करना चाहता है। सो कहता है कि पैशनेट लव फॉर लर्निंग एंड नॉलेज एंड विच इज पॉसिबल थ्रू, मैंने उसका नाम दिया है कॉस्मिक एजुकेशन या होलिस्टिक एजुकेशन, वेयर देयर इज अ नीड टू हेल्प द यंग पर्सन फील पार्ट ऑफ द होलनेस of the universe, and learning will naturally be enchanted and inviting. जब तक हम उस पूर्ण का हिस्सा अपने को नहीं मानेंगे, आज देखिए ना समाज की क्या स्थिति है, इसलिए कई बार थोड़ी घृणा भी मन में आता है। आज हमारा पूरा समाज जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम, भाषा के नाम पे बटा हुआ है या यूनाइटेड है। भारत और बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहता ही है कि दे पीपल कास्ट देयर वोट ओनली ऑन देयर कास्ट, दे कास्ट देयर वोट ओनली। सो जाति के नाम पे हम एक हैं, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, बोली के नाम पे, लेकिन मानवता के नाम पे कोई एक नहीं है। कभी मानवीय कॉज को लेके आपने देखा सब एक होके प्रदर्शन कर रहे हो या चिंतन कर रहे हो? नहीं, क्योंकि जैसे ही हम इसमें बंधते हैं, इसलिए पॉल फ्रेडी की किताब है, बेसिकली ही वाज ए कम्युनिस्ट और बाद में उसको घृणा होती है कम्युनिज्म से, तो उसकी किताब है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, पढ़िएगा पहला चैप्टर, जिसमें लिखता है नीदर फॉलो द राइट नॉर द लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, बोथ आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर ओरिजिनल इंट्रिंसिक थिंकिंग माइंड। मेरी बातों को समझ आइए, पढ़िए उसकी किताब, उसने खुद लिखा है, ब्राजीलियन एजुकेटर है। इसलिए हम लोग फिलोसफी में कहते हैं इज्म को मत फॉलो करो, आइडिया को फॉलो करो, आइडियाइज्म को नहीं फॉलो करना है, वो डिस्ट्रॉय करेगा। कभी कभी मैं हरारी को वैसे ही कभी कभी पढ़ने लगता हूँ, तो अभी भी आ रहा था तो देखा कि वो पैड तो है नहीं, तो इसमें भी कम से कम 10, 20, 25 किताबें रहती हैं, रहना भी चाहिए। मोबाइल इसके लिए तो है ना, सर ने मोबाइल पे ही दिखाई है अभी वीडियो, तो फिर मैंने उसी किताब को निकाल लिया। कितने साल, 10 साल पहले लिखी हुई किताब, और आज भी सटीक काम कह रहा है वो जो उस समय उसने कहा। सो देयर इज ए नीड टू हेल्प द यंग पर्सन फील पार्ट ऑफ द होल, इसलिए उसको मैंने कॉस्मिक कहा। बस मॉडल देख लीजिए, कल बातचीत करेंगे। ये है मेरा मॉडल, मतलब डिटेलिंग अब कल करेंगे क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है ना। बस कल ये है, क्या किया है मैंने इस मॉडल में। इस मॉडल में मैंने कुछ भी नहीं किया था, 20 साल पहले की पेपर है, और पता नहीं यूजीसी में किसी ने मेरा नाम दे दिया, तो सबसे ज़्यादा आजकल होलिस्टिक एंड मल्टीपल एजुकेशन पर हर यूनिवर्सिटी जो जानता भी नहीं है कॉल करेगा, सर एक लेक्चर दे दीजिए। आज 11:45 पे आपको देना था, 2 बजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के लिए बोल रहा था। हो सकता है अभी कुछ देर बाद कोई किसी मित्र को याद आ रही होगी, तो कहेगा सर 7 बजे जरा जुड़ जाइए तो एक लेक्चर दे दीजिए। क्या करें, ठीक है, कौन पूछता है समाज में, किसी को पूछता है क्या? नहीं पूछता है। तो कभी घर वाले कहते हैं क्यों इतने तंग करते हो अपने आप को? अरे यार पूछ, इसी पूछ के लिए मर रहे थे ना कल तक, और किसके लिए मर रहे थे? आदर भाव मान सम्मान, और किसके लिए? और वो मिल रहा है तो अब कह रहे हैं हम परेशान हो रहे हैं। पिछले 3 साल सोच रहा हूँ गंगानंद झा रिसर्च इंस्टीट्यूट आऊंगा, सच कह रहा हूँ। आई हैव वेरी वेरी स्पेशल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर दिस इंस्टीट्यूट, लेकिन नहीं हो पाते, लेकिन अब मौका मिला तो आएंगे, करेंगे। तो देखिए हमने कहा कि मेरा जो मॉडल है संपूर्ण शिक्षा का, समग्र शिक्षा का, वो है उसमें कम से कम 5 तरह की शिक्षा, 6 तरह की शिक्षा होनी चाहिए। कौन कौन? शारीरिक, जिसको मैंने कॉर्पोरल नाम कहा है, दूसरा इमोशनल, तीसरा कॉग्निटिव, चौथा सोशल, पांचवा एस्थेटिक, और छठा स्पिरिचुअल। शारीरिक भी होंगी, बौद्धिक भी होगा। देखिए ना, अब जाके दमासियो ने एक किताब लिखा है डेकार्टेस एरर, जिसमें वो लिखता है कि इमोशनैलिटी और रैशनैलिटी अलग अलग चीजें नहीं हैं,
किसने कही ये बात दुनिया में, पश्चिमी देशों में? रेन डेकार्टे ने। कि इमोशनैलिटी हैज नथिंग टू डू विद रैशनैलिटी एंड रैशनैलिटी हैज नथिंग टू डू विद इमोशनैलिटी ना। दमासियो एक न्यूरो सर्जन है जिसकी एक किताब आई है डेकार्टेस एरर, और जिसको संक्षेप में आपको बताता हूं कि नो इमोशनैलिटी इज पॉसिबल विदाउट रैशनैलिटी एंड नो रैशनैलिटी इज पॉसिबल विदाउट इमोशनैलिटी। सबसे अच्छा उदाहरण, जब एक जेआरएफ मिला तो एक प्रोफेसर ने कहा कि अरविंद मैं बहुत खुश होऊंगा अगर तुम मेरे साथ काम करो। मैंने कहा ठीक है सर। भाई लोगों को सुपरवाइजर नहीं मिलते और एक साथ 4-4, 5 सुपरवाइजर कर रहे हैं कि मेरे साथ काम कर लो तो बड़ा अच्छा है, तो अच्छा फील हुआ। तो कहा लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा सर बताइए। कि देखो पश्चिमी दर्शन पे तो बहुत सारे लोगों ने काम किया, मेरे जो गुरु जी थे वो फिलॉसफी और संस्कृत के थे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कोई भारतीय दर्शन लेके शिक्षा में काम करे। मैंने कहा ठीक है सर, सोचूंगा। अब दर्शन तो कभी पढ़ी नहीं जिंदगी में, मैथमेटिक्स का आदि। फिर जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ बहुत सारे लोग थे जो फिलॉसफी में पीएचडी कर रहे थे। 3-4 लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि आइए चाय भी पिलाएंगे और आप देखिएगा कि हम लोग क्या काम करते हैं। मैं चला गया सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का अपना भी लाइब्रेरी है, 3 मंजिल का, 2 मंजिल का, 2 फ्लोर पे सारी किताबें हैं केवल एजुकेशन। तो हम लोग ज़्यादा वहीं रहते थे। चला गया मैं, बैठा, उन्होंने चाय भी पिलाई। बगल में एक किताब रखी हुई थी जहाँ फिलॉसफी के लोग बैठे हुए थे। पीएचडी स्कॉलर को मिलती है जगह दिल्ली विश्वविद्यालय में, आप अपनी किताब कॉपी छोड़ सकते हैं, वही जब तक आपकी पीएचडी पूरी होगी वो जगह आपकी रहेगी। तो आज भी याद है, इतनी मोटी किताब थी, एनएस जुनाकर की, न्याय दर्शन की जो लोग हो गए जान पढ़ा होगा कभी। और पहली ही पंक्ति में लिखा था कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉजिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड इन द हार्टलैंड ऑफ मिथिला। अपनी किताब के प्रीफेस में एनएस जुनाकर लिखते हैं। मैंने किताब को बंद कर दिया, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ा और भागता हुआ गया डिपार्टमेंट, थोड़ी दूरी है, कि सर मुझे एरिया तो मिल गया, अब आप बताइए करना क्या है या गाइड करिए। बोले क्या? तो मैंने कहा न्याय फिलॉसफी। अरे उसकी संस्कृत बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कोई बात नहीं, और दुनिया में कुछ तो सेकेंडरी सोर्सेस होंगे, जहां जहां प्राइमरी सोर्स मुश्किल लगेंगे वहां सेकेंडरी सोर्स का सहारा ले लेंगे, विद्वानों का सहारा ले लेंगे। और ये तो पता था कि संस्कृत के विश्वविद्यालय में न्याय शास्त्र का अध्ययन होता ही होता है, कॉन्फिडेंट था। उन्होंने कहा ठीक है। कहा लो तो ये टॉपिक रहा। 1 मिनट में वो व्यक्ति इतना ही हो गया। एपिस्टेमोलॉजिकल इंपोर्ट ऑफ न्याय फिलॉसफी। क्या हुआ? इमोशनली जुड़ा और रैशनली डिसीजन ले लिया, यही करना है। फिर डेकार्टे को याद करता हूं, मैं उनको भी बहुत मानता हूं, मैथमेटिशियन थे बेसिकली रेन डेकार्टे। लेकिन जब कहते हैं पूरा वेस्ट कहता है कि इमोशनलिटी और रैशनैलिटी को अलग रखो, तो दमासियो कहता है ना ना ना, क्योंकि न्यूरो साइंटिस्ट था, सर्जरी करके देखा कि जो लोग इमोशनली डिस्टर्ब हो गए उनकी रैशनल पावर खत्म हो गई। इसलिए आपकी रैशनल पावर अच्छी बने रहने के लिए इमोशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है, इमोशनली कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। लोग समझते नहीं इसकी इंपॉर्टेंस को। कहते हैं पढ़ाई अलग चीज है और भावनाएं अलग चीज है ना, कुछ भी अलग नहीं है। हमारा शास्त्र, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया सब कुछ सबसे जुड़ा है। होलनेस का मतलब ही है टू रिमेन कनेक्टेड। एक शास्त्र ही इसी पे है, योग जुड़ जाने पे, जुड़े रहने पे। जुड़े तो हैं और जुड़ जाए, अच्छे से जुड़ जाए। योग का मतलब तो वही होता है ना। खैर, फिर हमने कहा कि सामाजिक भी होना चाहिए, सौंदर्य भी होना चाहिए, और आप जो भी नाम ले लें स्पिरिचुअल का। अब मैंने क्या किया, उस मॉडल में ज्यादा नहीं लिया। हमने कहा कि पहले 6 ही लेते हैं। तो न्याय से शुरू की, भाई वो मेरा विषय है, प्रिय है, अब जीवन के अंतिम समय तक रहेगा। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और इन सभी दर्शनों में से इन सब एरिया के लिए इनपुट देना, चाहे वो कॉस्मिक लेवल पे, प्लेनेटेरियम लेवल पे, सोशल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और पर्सनल लेवल पे। और कहा कि 30 रीजन्स की पढ़ाई करते हुए कोई हम शिक्षा का मॉडल दें, तब जाके वो समग्र शिक्षा कहलाएगी। आप बढ़ा लीजिए इसको, और कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ना ही चाहिए, राइट। अब जरा गौर से देखिए, आज अगर आप स्थिति देखेंगे पूरी दुनिया की, भारत की नहीं, तो इस 30 रीजन में से सिर्फ 9 रीजन की आवश्यकताएं पूरा कर पा रहा है, चाहे वो बीए पे, चाहे एमए पे, एमफिल पे, पीएचडी पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, महाविद्यालय पे। 21 हमारे जहन में है ही नहीं करिकुलम डिजाइन की स्थिति से। कितने नहीं है?
सो 30 - 9 कितने हो गए? 21। यानी 30% की शिक्षा की व्यवस्था है समग्र शिक्षा के नाम पे, 70% नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा कहता है कि ना, फिर तो आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, राइट। और इसीलिए हमने लिखा है कि ऑफ द 30 एजुकेटिव रीजन्स formed by this holistic education map, conventional education in the last century only has considered the individual, community and social level of awareness and experience and the physical, social and cognitive dimensions of thinking। और जो सिर्फ 9 एस्पेक्ट, 9 पहलुओं को छूता है, 21 पहलुओं को नहीं दे पा रहा है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में 30 के 30 रीजन को करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और इनमें से एक पे कल सुबह बातचीत करेंगे, हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। आप करिए ना शोध। आप में से बहुत सारे लोग मन ही मन मुझे कभी गाली भी दिया होगा, क्योंकि आप सबके रिसर्च प्रपोजल पे कुछ ना कुछ मैंने प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए होंगे। नहीं, अरे आप बोल्डली कहिए कि हम शास्त्रीय परंपरा के लोग हैं और शास्त्र जिन विधि को प्रमाणित करता है, स्वीकार करता है, हम उसी में काम करेंगे। अगर फ्रांसिस बेकन को इंडक्टिव मेथोडोलॉजी पे काम करने का अधिकार देता है और एरिस्टोटल और डेकार्टो और उसको देता है सिलोजिस्टिक पे, तो हम पंचपात के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी बना सकते हैं, या तंत्र युक्ति को लेके क्यों नहीं कर सकते? आप नवाचार के नाम पे कॉपी क्यों कर रहे हैं? मिनिस्ट्री के एक व्यक्ति सज्जन मुझसे बड़े चिढ़ गए, तिरुपति को एक टीएलसी मिला था इसी काम के लिए, नवाचार के नाम पे। तो मैंने कहा ये नवाचार क्या है? उदाहरण के तौर पे बीएड में सबसे बड़ा जो धोखा हमारे और आपके साथ हुआ है, जो वेस्ट की दुनिया ने किया है, क्या कहा है कि देयर आर सो मेनी मेथोडोलॉजीज टू टीच, लेकिन आपने पढ़ा होगा आगमन और निगमन विधि। और दुनिया की सारी किताब उठा के देखिए क्या कहता है, आगमन निगमन का विपरीत है। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इज अपोजिट टू डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। कहते हैं ना, कहते हैं। आपको ताज्जुब होगा, हमारी परंपरा में न्याय शास्त्र कहता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर नॉट टू डिसजॉइंट, सेपरेट एंड अपोजिट मेथड्स, रेदर दे आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। जिसको मैंने अपनी भाषा में इसी पुस्तक में, कल दिखाऊंगा वो पुस्तक आपको, जिसमें लिखा है कि नो इंडक्शन इज पॉसिबल विदाउट डिडक्शन एंड नो डिडक्शन इज पॉसिबल विदाउट। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारत के दर्शन में ताकत है कहने की और पूरी दुनिया को चुनौती देने की। क्यों नहीं इस तरह काम आप करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? कभी कभी हम लिहाज कर जाते हैं, हम भारतीय हैं ना, तो हमसे कुछ श्रेष्ठ विद्वान हम जानते हैं कि उनका अध्ययन इस विषय पे नहीं है, लेकिन हम कहते हैं तो हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब सबके सामने उनकी नहीं कर सकते ना, लेकिन एकांत में उनको कहते हैं कि आप ठीक नहीं सोच रहे हैं, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। लेकिन कहीं पर हमें लगता है कि नहीं भाई, हमें मेरा भी कोई अनादर करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मान लेते हैं। लेकिन आप यंग जनरेशन के लोग हैं, बड़ा ही फर्टाइल है अभी ये समय। अभी संस्कृत और शोध और शास्त्रीय शोध जिस प्रकाष्ठा पे चली जाएगी ना, फिर बहुत कम मौका मिलेगा। मैं आपको बता दूं, वाजपेयी साहब की सरकार बनी थी पहली, और तब हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की बात शुरू किए थे, और उसके बाद 5 साल के बाद सरकार गई और 10 साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उठ के बोले कि इन चीज़ों को लाओ अपने करिकुलम में। और फिर मेरे संस्कृति को मेरे जीवन के वजूद से निकाल दिया जाए तो मेरा जीवन ही क्या बचता है? कुछ बचता है क्या? तो कहिए बोल्ड होके, नहीं हम शास्त्रीय परंपरा के लोग हैं और शास्त्र सम्मत जिन विधियों को मिला है। आपने देखा कितना अच्छा जयरामन जी का लेक्चर था। अब आपने उनको कितना सराहना, वो आप जानिए। हालांकि उसी पीपीटी के साथ आप हमारे साथ कभी बैठेगा, हम आपको दिखाएंगे कि कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं। एक एक उदाहरण कमाल की कोट की। अर्थशास्त्र से चाणक्य अंत में लिखता है, सेशन में था, दिस इज मेरा भी लेक्चर था कहीं, तो मैं नहीं अटेंड कर पाया। अटेंड करिए।
सुनना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, बशर्ते कि उसमें ज्ञान और सीख को ढूंढ रहे हो। मुझे तो लोग ही नहीं मिलते जिनको मैं सुनूं। समय नहीं है, ये बात भी सच है, लेकिन लोग भी नहीं मिलते हैं कि जो अपनी तरीके से किसी चीज को कह रहा हो, लगे कि हाँ इस व्यक्ति ने अपने तरीके से कहा है। मैंने कहा ना, मेरे पूरे रिसर्च पे किसी मुंबई के एक प्रोफेसर ने कहा कि आप थियराइज करिए अपने पीएचडी थीसिस को 2 वाक्यों में। यही एक वाक्य थियराइज किया था पूरी थीसिस को। थीसिस उसी को कहते हैं, थीसिस और एंटीथीसिस के कॉम्बिनेशन से डायलेक्टिक्स बनता है। तो डिफेंड करना आना चाहिए आपको, क्यों हाँ और क्यों नहीं। तो मेरी समझ से समग्र शिक्षा का मतलब है कि हमारे भारतीय शास्त्रों में, भारतीय परंपरा में समग्रता की जो दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रख के जब हम करिकुलम का ढांचा बनाएं और मनुष्य तक पहुंचाएं। इसीलिए हमने आपको दिखाया कि 30 जोन में से सिर्फ 9 जोन आज की आधुनिक शिक्षा भारत में नहीं पूरे विश्व में। इसलिए हम जैसे लोग कहते हैं कि कम से कम 30 जोन तो होने ही चाहिए, बाकी जितना क्षमता है आप बढ़ाइए। धन्यवाद।